होने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की रिवीजन। क्योंकि हरियाणा बोर्ड के अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ही इस वीडियो को देखना। अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी है। अगर आप 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बैच 2022-23 से बिलोंग करते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज आपके काम की ये वीडियो नहीं रहने वाली है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम आने वाले हैं हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हम इस चैप्टर को कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो तो देखते हैं सबसे फर्स्ट ये चैप्टर कवर क्या क्या करता है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट मेन क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो हम देख लेते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी चैप्टर को अगर ओपन करते हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या एडमिशन हो आपका या रिटायरमेंट और डेथ हो, हर किसी के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है और ये एमसीक्यू में आ भी सकता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस चैप्टर का नाम याद रखना है। इसके अंदर एक फर्स्ट जो आपका हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है उस टाइम पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आता है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। रिटायरमेंट अगर होता है किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का तो उस टाइम पर आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर की होती है डेथ, किसी पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। अगर अमलगमेशन होता है दो पार्टनरशिप फॉर्म का, जैसे कि हम बात करें यहां पर हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, एक फर्म थी सीडी और एक थी एबी। एबी एक पार्टनरशिप फॉर्म में और दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म में सीडी, दोनों का जब मर्जर हो जाता है, अमलगमेशन हो जाता है, तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है एबीसीडी। अगर हम बात करें तो यहाँ अमलगमेशन की बात हो रही है। तो हमने देखे हैं 5 केसेस जिसके अंदर हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्वेश्चन जो है आपके तीनों चैप्टर के अंदर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अगला जो आपका एडमिशन है या रिटायरमेंट डेथ। सबसे फर्स्ट हम दोबारा देख लेते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, चैप्टर का नाम याद रखना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगला एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, और इसके बाद जस्ट आपका आ जाता है अमलगमेशन ऑफ ए टू पार्टनरशिप फॉर्म। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे फर्स्ट हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होती है आपकी वो निकाली जाती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वहीं आपकी जो गेनिंग रेशियो होती है वो निकलती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपको सबसे फर्स्ट ये चीज याद रखनी है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलने वाली है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वहीं गेनिंग रेशियो निकलती है आपकी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और ये निकाली हमारी, अगर आप ने पूरी बुक करी हुई है ऑलरेडी, वैसे मुझे लगता है कि करा ही होगा, एडमिशन चैप्टर के अंदर आपको निकालनी पड़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हम बात करें तो एडमिशन जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको ये निकालनी पड़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वहीं हम बात करें रिटायरमेंट की और डेथ की तो वहां पर आपको निकालनी पड़ती है गेनिंग रेशियो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इनके बीच में डिफरेंस कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के और गेनिंग रेशियो के बीच में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन काफी टाइम से आया हुआ है तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। एक बार हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास ए बी दो पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले थी इक्वली, ओल्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो इक्वली थी। अब अगर हम न्यू रेशियो की बात करें वो चेंज होके हो जाती है 2:1। अब हमें क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखते हैं दोनों पार्टनर की। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक बार देखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 1/2 ए की है। वहीं हम बी की बात करें तो बी की भी हमारे पास 1/2 है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो को कर देते हैं -2/3, वहीं 1/3। माइनस होने के बाद हमारे पास आता है यहां पर -1/6। तो आपको माइनस का ये निशान नहीं लगाना है, माइनस आ रहा है इसका मतलब है ये गेन कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्योंकि निकाल रहे हैं। अगर प्लस में आता है तो हम बोलेंगे कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर। जो पार्टनर प्लस में आ रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया था हमने, क्योंकि
और जो माइनस में आ रहा है वो गेन कर रहा है। अगर हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया होता तो ए पॉजिटिव आता और बी नेगेटिव आता, तो इसका मतलब ये होता कि बी हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। तो आपको इस चीज को देख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये कम से कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर कवर करना है और कोशिश यही रहेगी पूरा चैप्टर आपका हो जाए। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं थ्योरी से, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि गुडविल क्या होती है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है मीनिंग एंड डेफिनेशन करके। और आपको फीचर्स को लर्न करना है। गुडविल के फीचर बहुत ही ज्यादा आसान है। फीचर जो इंटेंजिबल असेट्स होती है गुडविल, इसे हम फील और टच नहीं कर सकते। एक वैल्यूएबल असेट्स होती है। आपका किसी भी रीजन से अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो गुडविल की वजह से हो सकता है। इट्स वैल्यू इज लेबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। इसके जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। और इसकी जो कैलकुलेशन होती है, वैल्यूएशन जब हम करते हैं इसका, जब बिजनेस को हम सेल करते हैं उस टाइम पर किया जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू इन गुडविल। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि गुडविल की हम कैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, क्योंकि अगर हम बात करें गुडविल की वैल्यूएशन के लिए तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर काफी सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम गुडविल को निकालेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको अभी हम करने वाले हैं। सारे मेथड आज हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट के बाद हमारे पास है एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। वही एक सुपर प्रॉफिट मेथड है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बिहाफ से। और हमारे पास दो मेथड और हैं छोटे छोटे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो, इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग। भी आपको जरूर कर लेना है, एग्जाम के अंदर आ सकता है ये थ्योरी से। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो गुडविल का ये भी, कि लोकेशन जो भी होती है किसी भी बिजनेस की, जो लोकेशन होती है काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर लोकेशन अच्छी होती है तो कंज्यूमर को वो बार बार शो होती है और वो बाय करने के लिए वहां खुद ही आने लग जाएगा। लोकेशन जहां से लोगों को इजीली आना जाना आसान लगे। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो उस टाइम पर भी आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज हो जाती है, इफेक्ट डालती है, फैक्टर अफेक्ट करता है एफिशिएंसी। अगर मान लो टाटा ने किसी भी छोटे बिजनेसमैन के साथ अगर पार्टनरशिप कर ली तो उसकी गुडविल अपने आप बिजनेस की इंक्रीज हो जाती है। अगर कोई बिजनेस लंबे टाइम तक चलाया जा रहा है तो उसकी गुडविल अच्छी होती है कंपेयर टू नए बिजनेस के, क्योंकि कंज्यूमर उसके पहले से ही होते हैं और थोड़ा ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है लोगों का, क्योंकि पुराना बिजनेस है। नेचर ऑफ गुड्स, अगर डेली प्रोडक्ट है, डेली यूज करने वाले, तो भी गुडविल उसकी ज्यादा होती है। अगर किसी बिजनेस के अंदर लाइसेंस लिया जाता है और नए कॉम्पिटिटर्स का आना काफी मुश्किल होता है तो उस टाइम पर भी गुडविल ज्यादा होती है। अगर कोई मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है तो उस टाइम पर भी आपको देखने को मिलेगा कि उसकी गुडविल ठीक ठाक होगी। और कम से कम आपको किसी भी टॉपिक के कम से कम 6 पॉइंट तो लर्न रखने ही हैं एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं है कि आप 12-11 जितने भी पॉइंट होंगे सभी को लर्न रख भी सके, लेकिन 6 पॉइंट ऐसे होने बनते हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर याद रहे और आप उनको लिख सकें। अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि आपके अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस बार क्वेश्चन जो आने वाले हैं 6 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी सारे 4 मार्क्स के रहने हैं। और 30 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आएंगे, तो 6 पॉइंट तो आपको लर्न रखने ही रखने हैं। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो परचेज गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन की जाती है, जिस वैल्यू पर वो खरीदी जाती है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। हम बात करें तो वहीं अगर हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू निल होती है, 0 होती है। और परचेज गुडविल, इट अराइजेस ऑन परचेज ऑफ ए गुडविल, it is recorded in the books of account because consideration is paid for it. It is shown in the balance sheet
एज एन असेट साइड शो किया जाता है इसको। इसके बाद इट इज अमोर्टाइज ओवर इट यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में आगे बताया हुआ है, मेरे को लगता नहीं है ये वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम मेथड देखते हैं। सभी चारों के चारों मेथड हम देखने वाले हैं। इसके बाद सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक साथ में लेके बैठनी है, सारे मेथड्स को लिखते जाइए और आपके नोट्स अभी क्लास के अंदर ही मेंटेन हो जाएंगे। सबसे हम देखते हैं फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड को। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। एक क्वेश्चन से हम सीखने वाले हैं, वैसे देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। चलो एक क्वेश्चन से ही सीखते हैं, इजी रहेगा। एवरेज प्रॉफिट, और ये आपको लिखने के लिए भी आ सकता है एग्जैक्ट, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। हमें 2013-14 का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 14-15 का गिवन है, 15-16 का, 16-17 का और 17-18 का। क्वेश्चन को रीड करने से पहले हमेशा 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है। करने से पहले कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर का नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे फर्स्ट इसको हाईलाइट कर लेना एग्जाम के अंदर, पेंसिल से करना है हाईलाइट, कि आपका टीचर कुछ बोले ना एग्जाम के अंदर, हो सकता है कि कुछ बोले, इसलिए आप उसे इरेज कर सकते हो। लास्ट 5 ईयर का हमें प्रॉफिट दे रखा है और 15-16 में हमें लॉस हो रहा है। आगे हम एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। ऑन 1 Jan 2016 ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स। आपको लॉस कितने का हो रहा है, 3 लाख का। क्लेम जो है 7 लाख रुपए का क्लेम आपको रिसीव हो, 70,000 का क्लेम रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017। फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ही नहीं था भाई, रिफंड आ रहा है आपका 80,000 का, अनएक्सपेक्टेड टैक्स का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो 13-14 का जो प्रॉफिट था आपका एग्जैक्ट अमाउंट ले लिया 4 लाख, 14-15 का था 5 लाख, सेम अमाउंट ले लिया 5 लाख। वहीं 15-16 की अगर हम बात करें 60,000 का आपका लॉस है। और उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन भी है, 1 जनवरी 2016 को आग लगने की वजह से आपका 3 लाख का गुड्स जल गया था और 70,000 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुए हैं। अगर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है या फिर लॉस बाय फायर की वजह से आपका गुड्स जलता है, खराब हो जाता है, या फिर स्पेकुलेशन के थ्रू आपका कुछ प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो सकता है, तो जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उनको करते हैं ऐड, क्योंकि ये हर साल नहीं होने वाले हैं। और नॉर्मल नेचर थोड़ी है बिजनेस का कि हर साल अर्थक्वेक आएगा क्या, हर साल बिजनेस में आग लगेगी क्या, हर साल जुए में आप जीतोगे या हर साल हारोगे, ये फाइनल है क्या। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन होगा उसको आपको लेस कर देना है। तो कुछ आइटम्स को याद रखना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम है, आपको इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ भी एड लेस के लिए कुछ भी याद रखने की जरूरत पड़ने वाली है। होनोरेरियम, रेमुनरेशन टू अ पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रही है तो उसे भी आप लेस कर दोगे। अगर इनकम हो रही है आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो भी लेस करनी है आपको, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपको लेस करना है
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। मैटर करता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल का है या फिर एनुअल दिया जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा आपका वो लेस हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट कॉस्ट के कुछ एक्सपेंस हैं वो भी लेस हो जाएंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी लेस हो जाएगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होके आता है तो वो भी एड लेस हो जाएगा, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं बताता हूं अभी इसे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू इसे हम अभी देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पॉइंट भी आपको करके जाना है। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है इसके अलावा, और ये सिर्फ इस चैप्टर के अंदर काम नहीं आने वाला है। जब भी जिस भी चैप्टर के अंदर आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे, जैसे कि बोला जाए तो एडमिशन चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो एक दे सकता है एडजस्टमेंट के अंदर कि भाई गुडविल की वैल्यूएशन ऐसे करनी है, इतने इतने सालों का प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट से निकालो या एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना ही है वैसे हर किसी क्वेश्चन के अंदर जब आप आगे जाओगे तो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2015-16 के अंदर आपको 60,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहां पर 3 लाख का जो गुड्स हमारा लॉस बाय फायर हुआ था उसमें से 70,000 का क्लेम तो मिल चुका है, तो लॉस कितने का बचा, 2,30,000 रुपए का। देखो इसे क्या करा है इसने, ऐड करा है, तो अपना जो प्रॉफिट हो रहा है 1,70,000 का हो रहा है। इसके बाद 2016-17 के बाद 16-17 की बात करें तो 1,50,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, और 17-18 की बात करें तो यहां पर हमारे पास अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड था कि जरूरी नहीं था कि हमें टैक्स रिफंड मिलेगा, लेकिन मिल गया है, तो एबनॉर्मल गेन है। इसको हम कर देंगे लेस, और इसके बाद 1,70,000 आ जाता है, और हम टोटल 13,90,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने साल थे एक बार गिन लीजिए। हमारे पास थे 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, और क्वेश्चन में बताया भी हुआ है कि 5 साल का प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है, इसे 5 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा डिवाइड करने पर। और जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 3 साल, कहां गिवन है भैया, बेसिस ऑफ 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट। तो आपकी इस तरीके से गुडविल निकल जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन के थ्रू मेरे को लगता है कि आपको ये पता चल चुका होगा कि एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। एक बार दोबारा मैं बता देता हूं आपको। नंबर ऑफ ईयर, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, जितने भी सालों का प्रॉफिट होगा उसे ऐड कर लो। नंबर ऑफ ईयर, 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, जितने भी सालों का प्रॉफिट होगा उसे डिवाइड कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी एवरेज प्रॉफिट आया है उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है बस आखिरी में। ठीक है, ऐसा करने से बस आपकी गुडविल निकल जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जब भी क्वेश्चन में मिले तो हाईलाइट कर लेना कि इससे मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को। तो ये गुडविल से वैल्यूएशन का अपना पहला मेथड था। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगी तो उसे देखेंगे बस। अगला इसके अंदर इस एडजस्टमेंट को देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड असेट्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 2 लाख की असेट्स थी भाई। बुक वैल्यू हमारी 1,50,000 है, सेल हो रही है 1,24,000 की। तो इस टाइम पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सबसे फर्स्ट 2 लाख की चीज थी, आज बुक वैल्यू है 1,50,000 और सेल हो रही है 1,24,000 की। तो ये तो जिस दिन खरीदा था उस दिन का प्राइस है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1,50,000 का और 1,24,000 का, 26,000 का डिफरेंस है। इतने का आपको लॉस हो रहा है, और ये लॉस क्या है, एबनॉर्मल। हर साल थोड़ी ना सेल करोगे, ये सेल करने का काम है आपका असेट्स को। असेट्स का काम तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करोगे ना, उससे बनाओगे ना, प्रोडक्शन करोगे ना। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड होता है। तो मेरे को लगता है ये एडजस्टमेंट आपकी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल नेचर वाली एडजस्टमेंट है ये जिसकी मैं बात कर रहा था।
आपने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं 1,00,000 रुपए के, वह रॉन्गली डेबिटेड इन द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, गलती से आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में लिख दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज 20% ऑन WDV मेथड से। आपको डेप्रिसिएशन भी लगानी है WDV मेथड से। 2 कंप्यूटर खरीदे, और 2 कंप्यूटर अगर खरीदे हैं उनकी वैल्यू है 1,00,000, 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1,00,000, 1,00,000 के कंप्यूटर है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया, बोला जाए तो एक्सपेंस मान लिया इसे आपने, जबकि ये है क्या कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होते हैं हमारी होती है असेट्स, लंबे टाइम तक यूज करते हो इसे, 1 साल के अंदर थोड़ी ना यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन ने करी है गलती, उसने माना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस मान के, जबकि हमें बैलेंस शीट में लिखना था ये है हमारी असेट्स। तो अब क्या किया जाए। सबसे पहले देखो ये कौन से ईयर से बिलोंग करता है, 1 अप्रैल 2017। चलो तो 17 के अंदर ऐड कर दो 1 अप्रैल 2017 से 18, बोला जाए तो इस ईयर के अंदर ये ऐड हो जाएगा 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2018, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अकाउंटिंग ईयर बोला जाए तो 20,000 के अंदर इसे ऐड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 80,000 का प्रॉफिट। किस ईयर का, 2018 का प्रॉफिट आ गया ये 80,000। अब भाई डेप्रिसिएशन भी तो लगानी थी, 1,00,000 के कंप्यूटर है, 1,00,000 के कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन अगर 20% के रेट से निकालोगे तो क्या आएगी, कितनी आएगी, हाँ 20,000 रुपए। देखते हैं, चलो भाई इसने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। अब क्वेश्चन ने एक चीज और बोली थी कि किस मेथड से लगानी है मुझे डेप्रिसिएशन, WDV मेथड से लगानी है। पकड़ो इसे WDV को, तो अब वैल्यू तुम्हारी 80,000 बची होगी, 1,00,000 में से 20,000 लेस करने के बाद भाई 80,000 ही तो बची होगी। तो अब 16,000 की और डेप्रिसिएशन लगा दो अगले साल। तो ये करा है इसने, डेप्रिसिएशन लगा दिया कंप्यूटर पर, कंप्यूटर को ऐड कर दिया है और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स को ऐड कर दिया है जिस ईयर से रिलेटेड था, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस था। तो एडजस्टमेंट देखिए बस इस क्वेश्चन के अंदर हमने, और कुछ भी नहीं देखा है। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन हमें मिलता है इंपोर्टेंट लगता है तो उसे करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। चलो एग्जाम में वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है वैसे, और आपको कैसे निकाल करनी है कैलकुलेशन वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट ये चीज याद रखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है हमें क्या करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रोडक्ट का टोटल कर देना है। टोटल ऑफ वेट कैसे निकलेगा वो अभी देखेंगे हम। गुडविल जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो मेथड है हमारा कब लगाया जाता है, पहले एक चीज ये बता देता हूं मैं आपको कि हर साल है ना, देखो एक चीज कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, 43 से 50 हुआ, 50 से 52 हुआ, 52 से 65 हुआ और फिर 85 हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा तभी लगाना है, और आपको यहां से भी पता चल जाएगा वेट क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। वेट है ये, वेट देखो क्या करा है, सबसे फर्स्ट ईयर लिख दिए 11, 12, 13, 14, 15 जो भी गिवन है। प्रॉफिट हर किसी ईयर में जो भी हो रहा है, वेट जो भी 11 को वेट दिया है वो 1 है, 12 को दिया है वो 2 है, 13 को दिया है वो 3 है, 14 को दिया है वो 4 है, 2015 को दे रहे हैं 5 है। तो वेट का भी टोटल कर लिया है नीचे। ऐसे ही सेम जो भी हमारा प्रॉफिट था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 43,000, 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1,00,000, 52 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,56,000, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे करके आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको वेट से डिवाइड कर दो तो आपका 65,600 प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद आपको 65,600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल ली जाती है। जरूरी नहीं आपका क्वेश्चन आए, ये पूछ सकता है सीधा सीधा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा, और एक एग्जांपल अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
इसमें सभी कुछ कवर हो जाता है आपका, सभी कुछ कवर हो जाता है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का कुछ भी देखने के लिए जरूरत पड़ेगी। सारी एडजस्टमेंट मोस्टली इंपोर्टेंट कवर है इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं इसे। इट वाज एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एट 3 ईयर, परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर। पास्ट 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, जो कि हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज। वेट बता रखे हैं, 12 को 1 देना है, 13 को 2 देना है, 14 को 3 देना है और 2015 को देना है हमें 4। इसके बाद 2012 का प्रॉफिट बताया हुआ है, 13 का बता दिया है, 2014 का प्रॉफिट बता दिया है, 2015 का बताया हुआ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, 1 दिसंबर 2013, ये कब आएगा, इसका ईयर कौन सा है हमारा, 31 मार्च को क्लोज होता है। तो 13-14 कौन सा ईयर है, ये 13-14 हमारा ये वाला है, 20,000 का जहां प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहां से रिलेट करती है हमारी, और डेप्रिसिएशन भी है भाई यहां पर, तो मतलब कि ये 2014 में भी लगेगी, 2015 में भी लगनी है डेप्रिसिएशन। पहले एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं इसे। मेजर रिपेयर वाज मेड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट में बहुत बड़ी रिपेयर कराई गई है 6,000 रुपए की। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू मान लिया है और उसे द पेड सम इज टू बी एग्री टू कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगानी है। ठीक है भाई, 2014 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी, 15 में भी लगेगी। अब 2014 की अगर हम बात करें, 13-14 की, तो कितने मंथ की लगने वाली है, 4 महीनों की लगेगी। 1 दिसंबर को क्योंकि आपने खरीदा है, बोला जाए तो रिपेयर कराई है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीनों की लगने वाली है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यू बाय 2400, इतने से ओवर वैल्यू है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, एक बार एग्जांपल सुन लो, इसमें हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है, मैंने ये चीज नोटिस करी है। ये हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, 11th क्लास के अंदर आप बनाते थे, आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट होता था अपना ओपनिंग स्टॉक, फिर आती थी परचेजेस करके, फिर आती थी अपनी वेजेस हो जाते थे, और हम ले लेते हैं बस जीपी, खत्म करते हैं डेबिट साइड। यहां पर अपनी आती थी सेल्स, आती थी सबसे फर्स्ट, फिर आ जाता था क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो यहां पर हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो 5,000 रुपए से है, परचेजेस मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए की है, वेजेस 5,000 की है, जीपी बाद में लेते हैं, पहले सेल लिख देते हैं, 2 लाख की हमारी सेल हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 10,000 रुपए का बचा हुआ है। 2,10,000 रुपए से हमारी टोटल प्रॉफिट देखते हैं कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है फिलहाल। ठीक है भाई, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। वहीं अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करके 12,400 रुपए कर देता हूं, जो कि क्वेश्चन ने बोला हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2,400 से ओवर वैल्यू है, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या बढ़ जाएगा, जो मेरा प्रॉफिट है वो ये हो जाएगा, जो अब मैंने लिखा है 1,02,400 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि गलत है। क्लोजिंग स्टॉक इतने से मैंने बढ़ा के दिखा दिया, इंक्रीज कर दिया 2,400 से, जबकि 10,000 था। तो अब आपको क्या करना होगा इस गलती को सही करने के लिए, जो भी प्रॉफिट है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो जिस ईयर से रिलेटेड है। अगर मैं बात करता हूं किस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, ये 31 मार्च 2013 का, तो 31 मार्च 2013 से ये लेस कर दो और 2014 के अंदर ये ऐड कर दो। चलो देखते हैं क्या करा हुआ है यहां पर, इसने लेस करा हुआ है और 2014 के अंदर इसे करा हुआ है ऐड, क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस साल लेस कर रहे हो तो अगले साल ऐड होगा।
और बाकी एडजस्टमेंट हम देख चुके हैं, कैपिटल नेचर की ये देख चुके थे हम 6000 वाली, कि यहां पर हमने ऐड इसलिए कराई कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर था और डेप्रिसिएशन अगले 2 सालों में लगाई जानी थी, मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल लेस होता है। चलो अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर, एबनॉर्मल लॉस और ये सब आप कर ही सकते हो। अब आते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड पर। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली कैसे जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड, जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उससे गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखेंगे हम सबसे फर्स्ट। सबसे फर्स्ट हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेम जैसे हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद हम करते हैं सुपर प्रॉफिट को निकालते हैं। चलो देखो, एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लोगे इजीली क्योंकि अभी हमने करा भी है, क्वेश्चन भी करा है। नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड या इन्वेस्टेड इनटू में एनआरएफ अपॉन में 100। ऐसा करने से आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा करने से आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। ये एनआरआर क्या होती है? एनआरआर क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके क्वेश्चन बताएगा। एक परसेंटेज हो सकती है, 10%, 5%, 12, कुछ भी हो सकती है, वो परसेंटेज आपको लेनी है यहां पर। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो चीज एक बार देख लेते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एक तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स करना है। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ऐसा करके आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। और जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। या आउटसाइड लायबिलिटीज कह सकते हैं हम। ऐसा करने से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। तो आपको ये दो मेथड याद रखने हैं। जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही मेथड से गुडविल निकालें, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन एक ही मेथड की गिवन होगी, जैसे कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपको हर किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं मिलेगी, तो आपको इसे ही यूज करना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो आपकी गुडविल आ जाएगी। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, एक मेथड और देखा था हमने, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो तो वो देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से जब भी आपको गुडविल निकालनी होगी ना, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन एनआरआर कर देना, आपकी गुडविल निकल जाएगी। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। किस टाइम पर? जब क्वेश्चन के अंदर वो पूछेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको ये स्टेप नहीं करना है उस टाइम पर। सुपर प्रॉफिट निकाल के 100 अपॉन एनआरआर करना है, आपकी बस गुडविल निकल जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलो एक बार देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
2009 का प्रॉफिट है आपके पास, 10 का लॉस हो रहा है, 11 में लॉस हो रहा है, 12 का प्रॉफिट है, 13 का प्रॉफिट है, 2014 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2015 में आपको प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल इन्वेस्टेड हो रही है आपकी 12 लाख की कैपिटल इन्वेस्टेड है, निकालने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर एनआरआर जो दे रखी है वो 10% दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है हमें, और एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 7 ईयर, 7 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो चलो आगे देखते हैं। जो भी 7 ईयर हमें दे रखे थे उनको ऐड करना है आपको और डिवाइड कर देना है 7 से, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। सिंपल है, अभी तक कुछ भी नया नहीं था। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में एनआर अपन में 100, यही फॉर्मूला हमने अभी लिखा था। तो कैपिटल इन्वेस्टेड देखो कितनी है, 12 लाख है, 12 लाख। रेट देखो कितना है एनआरआर का, 10%, 10/100 कर दिया है। अपना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा 1,50,000 माइनस 1,20,000, आपका 30,000 आ चुका है सुपर प्रॉफिट। और जो भी सुपर प्रॉफिट आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 1 अप्रैल 2020 को एग्जिस्टिंग फॉर्म में हमारे पास टोटल असेट्स 2 लाख की है। इसके अंदर कैश भी इंक्लूड है 4,000 का, हमें वो देखना नहीं है, टोटल असेट्स ही लेते हैं हम। क्रेडिटर बोला जाए तो लाइबिलिटी है 10,000 रुपए की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए का है, और रिजर्व है 30,000 रुपए के। अभी हमने देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट असेट्स में से क्या माइनस कर दोगे तो निकल जाएगी क्रेडिटर्स, 1,90,000 से अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरे मेथड से क्या कर सकते हो, 1,60,000 की हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल है, उसके अंदर 30,000 का रिजर्व ऐड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 1,90,000। इसके बाद हमारे पास गुडविल है 36,000 की, और एनआरआर है 15%। गुडविल ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, और गुडविल क्या कैसे दे रखी है, 3 ईयर परचेज। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एवरेज प्रॉफिट। चलो तो देखो कैसे निकलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। सबसे फर्स्ट आपको अब कैलकुलेशन नीचे से करनी है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल ऑलरेडी 36,000 दे रखा था, सुपर प्रॉफिट इनटू में 3 से 36,000 डिवाइड हो गया है, तो अपने पास 12,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकल चुका है, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है अभी, एक एवरेज प्रॉफिट की, एक नॉर्मल प्रॉफिट की। अगर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आपको जाना है एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के पास कैसे निकल सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल इन्वेस्टेड जो 1,90,000 रुपए है, उसका अगर मैं 15% कर दूं एनआरआर लेके, तो क्या मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया मेरा। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेते हैं क्या है आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 28,500। आपके पास ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट था यहां पर 12,000 रुपए से, नॉर्मल प्रॉफिट निकल चुका है, बस आपको नीचे आना है फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट यहां से इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 40,500 आ जाएगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 दे रखा है, एनआरआर 10% है, असेट्स हमारे पास 9,70,000 रुपए की है, लाइबिलिटीज हमारे पास 4 लाख की है। तो सबसे फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट को लेना है, 72,000 का एवरेज प्रॉफिट है, और रेट हमारे पास 10% है। लेकिन देखो 100 अपॉन एनआरआर था हमारा रेट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा
100/NRR करना है उसका। तो हमारे पास 7,20,000 हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगर हुए असेट्स माइनस लायबिलिटीज 5,70,000 आ चुका है। 7,20,000 से जब 5,70,000 को माइनस करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हो आप। एग्जाम में जाने से पहले आपको ये क्वेश्चन करना है, इसके अंदर सारे ही मेथड कवर हो जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन इसलिए करना है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, आपके तीनों मेथड कवर है इसके अंदर, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना है और ये सारी बातें याद रखनी है जो भी मैंने आपको लिखवाई थी। कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। फिर उस टाइम पर ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि क्या क्या प्लस माइनस होगा आपके प्रॉफिट में से और एवरेज प्रॉफिट में से, उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप जब भी गुडविल की एंट्री करोगे या ट्रीटमेंट करने वाले हो यहां पर गुडविल का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो आपको एक चीज याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन करेगा उसे करेंगे डेबिट, जो करेगा सैक्रिफाइस उसे करेंगे क्रेडिट। ये एंट्री आपको याद होनी बनती है, क्योंकि अगर ये एंट्री आपको नहीं आती है इस चैप्टर में आप गलती कर सकते हो। और आगे एडमिशन और रिटायरमेंट की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी सेम यही एंट्री फॉलो की जाती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो एक बार देखते हैं, हम इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज को अप्लाई करेंगे हम, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या एंट्री ये एबीसी हमारे पास पार्टनर है, 5:4:1 की रेशियो है इनकी। अब 1 अप्रैल 2016 से ये चेंज कर लेते हैं, 9:6:5 करते हैं। गुडविल जो है फर्म के 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 3 साल हमें नीचे गिवन दे रखा है प्रॉफिट, इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे सबसे फर्स्ट 3 से डिवाइड करके, तो अपने पास 50,000 आ रहा है और फिर 1 लाख अपनी गुडविल आ चुकी है। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो थी 5:4:1, न्यू रेशियो थी क्वेश्चन के अंदर 9:6:5। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हो तो न्यू माइनस ओल्ड करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगर सेक्रीफाइसिंग का लगाते हो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप कोई भी फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हो रेशियो निकालने के लिए। इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, यहां पर हमने यूज करा हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक ए है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक बी है सेक्रीफाइस। मैंने बोला था आपको गेनिंग पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर होगा आपका डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे क्रेडिट। तो गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है गेन, तो सी को करो डेबिट, बाकी ए और बी को कर दो क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे। सिंपल सी आपकी एंट्री है। जो भी गुडविल थी 1 लाख की थी, इसे इस अमाउंट 1/20 से 2/20 से और 3/20 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर क्वेश्चन ने ऑलरेडी करा हुआ है तो मैं वही सेम अमाउंट लिख रहा हूं। सी का 15,000 था, गेन कर रहा था, ए हमारा 5,000 से, बी हमारा 10,000 से। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हमेशा लिख देना भाई, भूलना मत। सीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट, ये चीज आपको लिखनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री आपको याद रखनी है। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ।
होता क्या है, जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हो या कोई भी नया पार्टनर आता है या किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, जो भी प्रॉफिट होगा या बोला जाए तो कोई भी हम रिजर्व्स बनाते हैं, वो सारे रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे जो भी पुराने पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? और ओल्ड रेशो में। तीनों चैप्टर के अंदर सेम चीज यूज होने वाली है आपकी। अगर मैं बात करूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर एडमिशन की या फिर टैथ की, तो हर किसी में यही यूज होना है, तो आपको ये याद रखना है। एक बार हम देख लेते हैं। और यहां पर डिपेंड करता है, कैपिटल आपकी अगर फिक्स है तो आप लिखोगे करेंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। देखो रिजर्व सारे डेबिट करोगे, पी&एल का अगर प्रॉफिट है डेबिट करोगे, डब्ल्यूसीआर डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करोगे अगर ज्यादा है ये आपकी लायबिलिटी से, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? और ओल्ड रेशो के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो उसे करने वाले हो आप क्रेडिट, जो कि असेट साइड आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि असेट साइड आता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी किस रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो के अंदर जाएगा। नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओल्ड रेशो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ने न्यू रेशो भी दे रखी है, लेकिन हम किस रेशो में करेंगे एंट्री? ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स का होता है ये। क्रेडिट का बैलेंस है, बोला जाए तो प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व भी है, डब्ल्यूसीआर भी है, सारी इन तीनों चीजों को, ऊपर के जो तीनों है पी&एल, जनरल रिजर्व और डब्ल्यूसीआर, इनको आप कर दोगे डेबिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस पीएसआर के अंदर? ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद में हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की, उसे क्रेडिट करके ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार डब्ल्यूसीआर के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो अगर कोई भी क्लेम नहीं होगा ना, डब्ल्यूसीआर आपने एक रिजर्व बनाया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर एम्प्लॉय को कुछ भी होता है ना तो यहां से पैसे निकलने वाले हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अगर कोई भी अमाउंट नहीं निकाला जाता है। वहीं इफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर देन द डब्ल्यूसीआर, क्लेम तो हुआ है लेकिन वो कम है हमारा डब्ल्यूसीआर से। चलो एक बार एग्जांपल देखो। सपोज जो डब्ल्यूसीआर है हमारे पास वो कितने अमाउंट से है? 50,000 रुपए से, और लाइबिलिटी कितने की हो रही है भाई? 20,000 रुपए की लाइबिलिटी हो रही है, डब्ल्यूसीआर है 50,000 रुपए से। तो डब्ल्यूसीआर तो ज्यादा है, 50,000 का है, लाइबिलिटी 20 की है, तो 20,000 की तो लाइबिलिटी दे दो, और जो भी बाकी अमाउंट बचता है ना 30,000, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो देखते हैं आगे। डब्ल्यूसीआर हमने कितने से लिख दिया है? 50,000 से, और 20,000 की टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड पीएसआर के अंदर। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। एक बार दोबारा देखेंगे हम। नेक्स्ट केस, क्लेम इज इक्वल टू डब्ल्यूसीआर, तो सिंपल एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इफ द क्लेम इज मोर देन, क्लेम जो है आपका मोर देन है किससे? डब्ल्यूसीआर से। ठीक है भाई, क्लेम मेरा ज्यादा है डब्ल्यूसीआर से, तो वर्कमैन कंपनसेशन, सबसे पहले देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का? 50,000 का, लाइबिलिटी है 60,000 की, तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दोगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को 60,000 लिख दोगे। दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि क्लेम ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको क्लेम के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से कुछ इंक्रीज हो रहा है मेरा, तो इसलिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, और जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस एंड रिवैल्यूएशन। ये थोड़ा मुश्किल है बोला जाए तो, ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा। इस एग्जांपल को आप देख लेना एक बार। हम इन्वेस्टमेंट पर आते हैं जल्दी से। ये चलो एग्जांपल देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट आप खुद कर लेना, इन्वेस्टमेंट वाला। फर्स्ट केस देखो, ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है। न्यू का वैसे कोई रोल है नहीं, डब्ल्यूसीआर हमें दे रखा है 60,000 का, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्या करोगे? 60,000 को सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किसमें? ओल्ड रेशो के अंदर, 3:2:1। यहां पर देखो क्या करा हुआ है क्वेश्चन ने, 60,000 को सीधा क्या करा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस रेशो में? 3:2:1 के अंदर।
अगले में आते हैं, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000, 24,000 का है क्लेम, 24,000 का हो रहा है, और WCR कितने का है, 60,000 का। तो डिफरेंस क्या है दोनों का, 36,000, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 24,000 और ये 36,000 मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 3:2:1 की रेशो के अंदर। आगे क्लेम जो है मेरा हो रहा है 60,000 का, WCR था 60,000 का, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के अंदर, क्योंकि WCR भी 60 का था, क्लेम भी 60 का है। नेक्स्ट, इफ अ क्लेम इज 75,000, क्लेम 75 का है, WCR है 60,000 का, क्या क्लेम ज्यादा का है, हाँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 15,000, बिल्कुल। देखो 75,000 से तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया, 60,000 से WCR, दोनों का डिफरेंस 15,000 से, और जो 15,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किस रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर 3:2:1। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, वो भी सिंपल सा है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की बात होती है, दोनों चीजें सेम है। अगर क्वेश्चन के अंदर सेम है तो भाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहां पर था इन्वेस्टमेंट WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहां है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम है मेरी इन्वेस्टमेंट, उस टाइम पर आपका यूज होगा। तो चलो उसे देखते हैं हम, थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू ही देख लो। चलो अब इतना करा है तो ये भी कर ही लेते हैं, बस थोड़ा सा चैप्टर हमारा बचा हुआ है, देखते हैं कितना टाइम और लगता है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम। इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, मार्केट वैल्यू है 5 लाख की, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं, ओल्ड रेशो क्या थी हमारी, 3:2:1, सारा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहां पर हमारी कम हो रही है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, कम नहीं हुई, यहां भी 5 लाख की थी इन्वेस्टमेंट, 5 लाख की मार्केट वैल्यू है, यहां भी कुछ भी नहीं हुआ है। और बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं ना, ये जो वैल्यू होती है बैलेंस शीट के अंदर, ये सारी बुक वैल्यू पर होती है, और नीचे जो दे रखी है मार्केट वैल्यू क्या है, 488। दोनों का डिफरेंस बताओ भाई, 12,000 है दोनों का डिफरेंस। अब 30,000 का WCR था, 12,000 की तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, जो 18,000 बच्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो देखते हैं। हाँ, सेकंड केस ये था, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर 12,000 से तो इसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी, और 963 जो कितना बचा है हमारे पास अमाउंट 18,000, वो ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तो सेम था फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वाले केस के अंदर ये करा है इसने। इसके बाद फोर्थ पर जाते हैं हम। मार्केट वैल्यू जो है हमारी 4,46,000 की है, डिफरेंस बताओ जल्दी से, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 54, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का, जबकि इन्वेस्टमेंट कितने की थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30 का, ज्यादा की हो रही है क्या कि जो मार्केट वैल्यू है ज्यादा कम हो गई मेरी 54 से, तो रिवैल्यूएशन में जाना बनता है, देखते हैं चलो। 54 से कम हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 30,000 का, दोनों का डिफरेंस क्या है 24,000, वो आगे डिफरेंस, आगे 24,000 का जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ओल्ड PSR में रिवैल्यूएशन के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ केस देख लो एक बार, 5,06,000 की है, क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी 5 लाख से इंक्रीज हो गई है, 6,000 बढ़ चुकी है। अब क्या करना है, 30,000 तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और 6,000 कहां बेचोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 6,000। 30,000 को तो हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, सेम जो फर्स्ट एंट्री करी थी। 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो रिवैल्यूएशन में भेज दिया मैंने, और उसे कर दिया आगे डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ। इसके बाद एक ही हमारे पास जो बचे हुए हैं, दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इस चैप्टर के, जो कि हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, चलो देखते हैं।
इन क्वेश्चंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है बस ये है, वांट टू ट्रांसफर और डू नॉट वांट टू ट्रांसफर। ए एंड बी आर द पार्टनर्स, 4:3 है। ऑन 31 मार्च 2016 बैलेंस शीट और जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 35,000 का। ऑन दैट डेट दे डिसाइड टू एडमिट द सेवक, सेवक एक नया पार्टनर आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द 5:3:2। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस when they want to transfer the journal reserve to their capital account। ट्रांसफर कर रहा है जनरल रिजर्व को, किसमें? कैपिटल अकाउंट में। एक केस है हमारे पास, डू नॉट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व। अब आपको क्या करना है उस चीज का ध्यान रखो। जब क्वेश्चन कहता है वांट टू ट्रांसफर तो आपको ओल्ड पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये चीज याद रखनी है। जब क्वेश्चन कहता है डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। और एक एंट्री बताई थी मैंने, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर नहीं चाहता वो ट्रांसफर करना बुक्स के अंदर, डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, तो ये एंट्री होनी है आपकी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर चाहता है ट्रांसफर करना तो ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 35,000 का जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर भाई क्या है? 4:3। कैलकुलेशन देखें क्या? 35,000 का 4/7 करो, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 20,000 आ गया। और अगला 5 3 जा 15। अब डू नॉट वांट टू ट्रांसफर के टाइम पर क्या करता है वो? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली है। गेन कौन कर रहा है? सेवक कर रहा है, नया पार्टनर, डेबिट कर दिया। और जो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसे क्रेडिट कर दिया। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कब? जब डू नॉट वांट टू ट्रांसफर बोलेगा, जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। ये जो हमने पिछले क्वेश्चन करे हैं उसके अंदर भी कह सकते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जैसे कि डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। इस टाइम पर भी क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पी एंड एल के साथ ये एंट्री होनी है, इतना सा यूज होने से, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगला भी देखो, विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स वैल्यू, कोई वैल्यू पर इफेक्ट ना पड़े, इस टाइम पर भी गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग यूज होगी। जनरल रिजर्व दे रखा है, पी एंड एल दे रखा है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को लेस कर दोगे, इसमें से आपका 45,000 आएगा जो कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब अगले क्वेश्चन को देखो, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इसे, रिजर्व जितना भी दे रखा है। और गुडविल की तो भाई हमेशा एक ही एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमेशा यही एंट्री होती है, किसकी? गुडविल की। अब जब क्वेश्चन जनरल रिजर्व के साथ या पी एंड एल के साथ किसी भी चीज के साथ बोलेगा ना डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो ये एंट्री करनी पड़ेगी आपको, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो 2,40,000 को ऐड करके इसने क्या करा है, इसमें ए गेन कर रहा है और सी कर रहा है। ए और सी दोनों क्या कर दिए? डेबिट, बाकी क्रेडिट कर दिए। जब भी बोलेगा डू नॉट वांट टू ट्रांसफर या विदाउट इफेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगला हमें इसके अंदर बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार थोड़ा सा देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहां आता है। चलो तो भाई देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हमारा, वो कैसे बनता है?
रिवैल्यूएशन, नाम से क्या पता चल रहा है, रिवैल्यू हो रहा है, रिवैल्यू मतलब कि चेंज हो रही है वैल्यू। अगर तुम्हारी किसी भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है असेट्स, तो यहां पर आएगी। कोई भी असेट्स हो, ये मैं नीचे वाला एरो लिखा रहा हूं कि भाई कोई भी चीज अगर डिक्रीज होती है तो वो यहां आएगी, अगर इंक्रीज होती है तो यहां आएगी। असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो यहां पर आएगी, अगर डिक्रीज होती है तो यहां पर आएगी। अगर कोई भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो यहां पर आएगी, अगर कोई भी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो वो यहां पर आएगी। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अगर कोई भी असेट्स इंक्रीज होती है तो यहां पर आएगी, अगर कम हो जाती है असेट्स की वैल्यू तो यहां पर आएगी। असेट्स कैसे बढ़ सकती है वैसे एक बार देखते हैं। सारे डेटर मेरे अच्छे हैं, कोई प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो मेरी असेट्स इंक्रीज हो जाएगी, डेटर इंक्रीज हो जाएगी, वो यहां पर आ जाएगी। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है मेरी, लैंड एंड बिल्डिंग की। डेप्रीशिएशन लग रही है मेरी मशीनरी के ऊपर, तो वो कहां पर आएगी, डेबिट साइड में, यहां क्रेडिट साइड में। यहां सारी एंट्री टू करके लिखनी है आपको, यहां पर सारी एंट्री क्या करके लिखोगे, बाय करके। डेप्रीशिएशन लग जाती है, प्रोविजन इंक्रीज हो जाता है मेरा, इससे असेट्स की वैल्यू कम होगी तो यहां पर आने वाला है। वहीं अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो जाती है या कोई भी लाइबिलिटीज ऐसी है जो कि पे नहीं करनी पड़ेगी, कम होगी तो वो यहां आनी है। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, तो वो यहां आने वाली है। टाइपराइटर है, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा है, तो यहां आ जाएगा। यहां पर आपका प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता है तो यहां पर आएगा हमेशा की तरह, टोटल कर दोगे दोनों साइड का। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, डेबिट कम होती है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डेबिट ज्यादा होती है, क्रेडिट कम होती है तो लॉस हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बस इतना सा था। आगे 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 देखो, क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व से क्या कह रहा है, डू नॉट वांट टू डू नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड द पार्टनर्स, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। और गुडविल की हमेशा क्या होती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। बस इन्वेस्टमेंट देखो, अब एक बार इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 66, यहां कितने की होगी, 60 की, कम हो रही है वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था हमारे पास 12,600 का, जिसमें से क्या करोगे, 66 से 60,000, डिफरेंस क्या हो गया, 6,000 का लॉस हो रहा है, उसे क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से लेस करोगे। सबसे फर्स्ट ये कितने की है हमारे पास, 12,600 का था, 6,000 से वैल्यू कम हो रही है और दोनों में ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गुडविल की एंट्री क्या करी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जनरल रिजर्व की क्या करी है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। कहां गया, जनरल रिजर्व एंड गुडविल, ये ऑलरेडी अपीयर गुडविल थी भाई, एक बार देख लो, ऑलरेडी अपीयर गुडविल थी, बैलेंस शीट में गुडविल होगी। कहां है, कहां है, ये रही, ये गुडविल ये वाली है 16,000 वाली, जो कि ऑलरेडी अपीयर थी, इसलिए यहां पर क्या एंट्री की गई है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशो में की जाएगी, और ये ओल्ड पीएसआर के अंदर की जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। ऑलरेडी अपीयर गुडविल होगी, हमेशा एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वहीं अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी नया पार्टनर आता है, अगर कोई भी मतलब कि डू नॉट, नई गुडविल है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर नीचे देता है कि गुडविल 24,000 है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, या जनरल रिजर्व डू नॉट वांट टू ट्रांसफर या डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट,
तो उस टाइम पर आपकी एंट्री जो भी होगी वो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगी। आगे आप नीचे देखोगे जनरल रिजर्व आपका जितना था उतना ही नीचे शो हो रहा होगा 23,400, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला था कि डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर। बाकी आपके गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी, ये गुडविल आएगी नहीं बुक्स के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। लैंड रिवैल्यू एट 1,60,000। लैंड यहां पर कितने की दी हुई है, 1 लाख रुपए की, यहाँ 1,60,000 की। क्या लैंड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू? तो देखो 60,000 से यहाँ आ रहा है। बिल्डिंग कितने की है, 1 लाख की। क्या कितने की हो रही है यहाँ, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लग रही है 6% की, कम हो रही है वैल्यू। तो देखो बिल्डिंग किधर आ रहा है, यहाँ। अगर मैं बात करूं क्रेडिटर्स के, 12,000 ऐसे हैं नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स ऐसे हैं 12,000 रुपए की जिनकी पेमेंट नहीं करनी है। लाइबिलिटीज कम हो रही है, यहां पर आ गया 72,000 माइनस 6,000 प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करोगे, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। और एग्जाम को मेरे को नहीं लगता है ज्यादा टाइम है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप भेज सकते हो। चैनल के नीचे जो भी वीडियो है आपकी उसके अंदर कमेंट कर सकते हो नीचे। ये हमारा चैप्टर था। थैंक यू गाइस। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और अगर आपको और भी ऐसी रिवीजनरी वीडियो की जरूरत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे इसी के साथ ही।